के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मसाला इंडिया में मैं श्वेता श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूं। दोस्तों, मसालों की दुनिया का सदाबहार रंग है सरसों। सरसों जिसे हम मस्टर्ड भी कहते हैं, हम भारतवासियों के जीवन में ऐसे समाया हुआ है जैसे कि दूध में चीनी। ये कभी तेल के रूप में तो कभी मसाले के रूप में भारतीय रसोई का अभिन्न अंग है। और आप तो जान ही गए होंगे कि आज के हमारे एपिसोड में हम किस मसाले की बात करेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे सरसों की। पीले पीले खेत और इन खेतों से मंद मंद बहती हवा, ये भारतीय ग्रामीण परिवेश का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना भारतीय जीवन शैली और ग्रामीण जीवन का दर्शन अधूरा रह जाता है। जैसे किसी कवि की कल्पना हो या फिर भारतीय सिनेमा जगत में खुशियां बिखेरते खूबसूरत लहलहाते सरसों के खेत। यूं तो सरसों हजारों सालों से हमारी सामाजिक संरचना में समाई हुई है। कई प्राचीन ग्रंथों और संस्कृतियों में भी इसका वर्णन है। सरसों का उत्पादन पूरी दुनिया में होता है, लेकिन भारतीय सरसों की बात ही निराली है। भारत में सरसों का उत्पादन मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और झारखंड में होता है। उपयोग के आधार पर सरसों की कई किस्में हैं जो कि उत्पादित होती हैं। वर्तमान में जो हमारी राई सरसों की जो प्रजातियां उगाई जाती हैं भारतवर्ष में, कुल 7 प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिसमें से 2 को हम सरसों के कैटेगरी में रखते हैं और बाकी 5 को हम रेपसीड जिसका एक नाम है, जैसे रेपसीड मस्टर्ड। तो इसमें जो भारतीय सरसों एक तो आती है और एक है इथोपियन राई, जिसको करण राई बोलते हैं। ये हमारी मस्टर्ड की प्रजातियां हैं। और इसके अलावा सारी जो 5 प्रजातियां हैं, चाहे वो गोभी सरसों की हो, तारामीरा हो, जो हमारा तोरिया है, उसमें पीली सरसों है, भूरी सरसों है, ये सब रेपसीड के अंतर्गत आती हैं। और भारतवर्ष में जो भारतीय राई जिसको कहते हैं ब्रेसिका जेनेसिया, उसका क्षेत्रफल करीब करीब जो है ना 85% के आसपास है। तो ये प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसल है। मसाले के लिए उपयोग होने वाली सरसों की खेती मुख्यतः पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। एक और प्रजाति है जिसको भी हम वहीं रखते हैं मस्टर्ड ग्रुप में, वो है ब्रेसिका नाइग्रा, जिसको हम लोग काफ़ी नाम से जानते हैं बनारसी राई, जो मसाले के रूप में उपयोग होती है। इसके अलावा मसाले के रूप में अगर देखेंगे तो पीली सरसों, इसको येलो मस्टर्ड है, इसका काफ़ी एरिया है जो पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो इनमें भी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पीली सरसों की खेती होती है और बाकी तोरिया की खेती भी इन्हीं स्थानों पर प्राय देखी गई है। भारत में सरसों के उत्पादन का सबसे ज्यादा 48% हिस्सा राजस्थान में उपजाया जाता है।
हाल के वर्षों में ये देखने में आया है कि झारखंड राज्य में भी सरसों की खेती बढ़ रही है। यहाँ के किसानों की आय भी सरसों की खेती से काफी बढ़ गई है। यहाँ के किसान 60 प्रकार की अलग-अलग प्रजातियों के बीजों का उपयोग करते हैं। अभी राई सरसों में अगर हम भारतीय सरसों की बात करेंगे, इंडियन मस्टर्ड में, तो इसमें तमाम प्रजातियां हैं। करीब इस समय करीब जो है ना हमारी 60 प्रजातियां ऐसी हैं, 60-62 प्रजातियां हैं जो सीड चेन में हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है ना इंडियन मिलता है। और इसके आधार पर हम, और इसके बाद इसमें भी कुछ प्रमुख प्रजातियां जिनका बहुत ज़्यादा शेयर है, तो वो प्रजातियां जैसे हमारे यहाँ से भी है NRC HB 101 प्रजाति है। इसके अलावा गिरिराज एक प्रजाति है जो हमारी है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो RBM 2 का काफ़ी इंडेंट आता है। तो इस तरह से, और पूसा की हमारा जो संस्थान है, भारतीय कृषि जो संस्थान है, उसकी भी प्रजाति है, PM 28 है, PM 30 है। तो ये जो रूलिंग एक तरह से जैसे आप कहेंगे। इसके अलावा कुछ हिसार से प्रजातियाँ निकली हैं, RH 749 है, RH 725 अभी लेटेस्ट वैरायटी 2 साल पहले 3 साल पहले आई है, सीड चेन में अभी आ रही है। तो ये प्रजातियां हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं किसानों के खेतों पर। इसके अलावा जो हाइब्रिड है, हमारे यहाँ से हाइब्रिड तो अभी पब्लिक सेक्टर से एक निकला था, लेकिन और प्राइवेट कंपनियों के भी हाइब्रिड हैं जिसको किसान बड़ी मात्रा में ले रहे हैं। सरसों की खेती के लिए दोमड़ या बलुआ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और इसकी बुआई सितंबर से दिसंबर के महीनों में की जाती है। सरसों की फसल की कटाई मार्च और अप्रैल तक पूरी कर ली जाती है। सरसों के खेत जितने मनभावन होते हैं, उतनी ही सरल और कम लागत वाली होती है इसकी खेती। इसे कुल 4 या 5 बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है। खाद के रूप में सल्फर की ज्यादा जरूरत होती है। थोड़ी सी देखभाल और सावधानी बरतने से सरसों की अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। इसमें देखिए, ये राई सरसों की फसल जो है बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। जो हम लोग अभी जैसे नाइट्रोजन की मात्रा हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें जो है, लेकिन इसके अलावा जैसे इसमें खाद की मात्रा में हम लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं, और हम लोग किसानों को बराबर ये सलाह दे रहे हैं कि जो DAP का इस्तेमाल करते हैं किसान, उसकी जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करें, और 2.5 कुंटल जो है ना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम बताते हैं। तो उसमें एक तो है कि सल्फर की मात्रा हो जाती है, क्योंकि सल्फर बहुत आवश्यक तत्व है एक तरह से हमारे सरसों की फसल के लिए, और इससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि जो है ना तेल की जो प्रतिशत मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है सिंगल सुपर फास्फेट में, जो पौधे की बढ़वार के लिए, उसकी मजबूती के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। और इसकी वजह से कुछ हमने पाया कि रोगरोधिता भी आ जाती है जो सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं। सरसों की फसल को कुछ रोगों और कीड़ों से बचाना पड़ता है और इसके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। फसल में जो प्रमुख रूप से रोग लगते हैं वो 3 हैं। एक तो हमारा सफ़ेद रोली रोग है, दूसरा सफ़ेद तना गलन रोग है, और एक जो है अल्टरनेरिया झुलसा रोग आता है। तो इन तीनों बीमारियों का प्रकोप करीब करीब अलग अलग समय पर होता है। इसके अलावा कीट भी आते हैं इसमें, हमारा एफिड भी आता है, पेंटेड बग भी आता है। तो इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, ये इंसेक्टिसाइड, इससे शोधन करके बीज लगाने की बात करते हैं हम लोग पेंटेड बग के लिए, जो शुरू की अवस्था में आता है। और इसको देहाती भाषा में या बोलचाल में लोग कटुआ बोलते हैं, क्योंकि ये
तने को काट जाता है, बिल्कुल ज़मीन से लगते हुए उसको काट देता है और पूरा का पूरा कई बार किसान को दोबारा बुआई करनी पड़ती है और उस समय उसको सीड की भी काफ़ी समस्या आती है। मसाला इंडिया में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। करीब 135-150 दिनों के बाद सरसों की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जब इसकी कटाई होती है तो वो दृश्य भी काफी हर्षित करने वाला होता है। भारत के उत्तरी राज्य राजस्थान के भरतपुर का इलाका सरसों के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये देखिए, इस खेत में सरसों की कटाई हो रही है। फसल काफी अच्छी हुई है, इसीलिए किसान आनंदित है और यहाँ का माहौल बेहद खुशनुमा और संगीतमय है। करीब 125 दिन, 3 महीने से 3 महीने 10 दिन 15 दिन इतने टाइम में ये पक्के, मतलब इसमें इतनी और फसलों से कम लागत है। वैसे जैसे लागत अगर हम लेते हैं तो हम हमारे वैज्ञानिक तरीका से करते हैं तो कम लागत में अच्छी उपज ले लेते हैं इसमें। गेहूं में और फसलों में तो बहुत उसकी वो अभी इसकी जैसे कटाई भी है वो भी इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। जैसे गेहूं की बहुत भारी है, उसमें भी अपनी ज़मीन के ऊपर डिपेंड होता है। कहीं की जो ज़मीन है वहाँ जैसे इसमें पानी नहीं लगाते हैं, बिना पानी की होती है तो वहाँ की ऑयल परसेंटेज ज़्यादा निकलती है। खेतों के कटने के बाद किसान सरसों की फसल को निकालकर थ्रेशिंग करते हैं। और फिर लेकर जाते हैं मंडी। और मंडी में नीलाम होती है सरसों की ढेरियां। वो करीब 42% के ऊपर एक बेंचमार्क बनाया गया है व्यापारियों द्वारा कि जिसके अंदर बेंचमार्क सर्वे होगा तो मंडी का भाव खुलता है, प्रतिदिन वो घटता बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए 4000 का भाव खुला तो 4000 का भाव का मतलब ये हो गया कि जिस सरसों के अंदर 42% तेल है वो 4000 के भाव पर बिकेगी। अगर किसी के अंदर तेल की मात्रा कम है तो उसके हिसाब से उसके भाव उस रेशियो के अंदर कम हो जाते हैं। तेल की जो मात्रा है वो कई चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। आपकी अच्छी किस्म होनी चाहिए, कुछ किस्मों में तेल की मात्रा बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात, जब आप चूँकि तिलहनी फसल है, कुछ सल्फर युक्त उर्वरक का जब प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपकी तेल की मात्रा उसके अंदर बढ़ती है। साथ के साथ क्या होता है कि कटाई के ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है कि अगर आपने सही समय पर कटाई नहीं करी तो
उससे भी तेल की मात्रा गड़बड़ जाती है। रोग कीटों का अगर आपने प्रबंधन नहीं किया उससे तेल की मात्रा गड़बड़ जाती है। मंडी से निकलकर ये सरसों तेल मिल में चला जाता है। भारत में लाखों तेल मिलें हैं जहां सरसों का तेल निकाला जाता है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं हमारे पास, जिससे हम ऑयल की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसके और बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी है। गैस क्रोमेटोग्राफी से हम किसी भी तेल की गुणवत्ता पता करते हैं, उसमें मौजूद जितने भी वसीय अम्ल हैं उन सब के बारे में पता करते हैं। वसीय अम्ल जैसे कि फैटी एसिड्स, तो जैसे आपने आजकल सुना होगा कि हाई ओलिक एसिड ऑयल या हाई लिनोलिक एसिड ऑयल या हाई ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऑयल, तो ये जो चीज़ है, ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 हम अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी से चेक कर लेते हैं। तो ये पता कर लेते हैं कि किस ऑयल के अंदर हम ओमेगा 3 ज़्यादा है, किस में ओमेगा 6 ज़्यादा है और किस में ऑयल का दोनों का रेशो ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि तेल की गुणवत्ता किस में ज़्यादा अच्छी है। इसका पूरा एक प्रोसीजर है, हमने एक पैटर्न बना, अपना स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया हुआ है, जिसमें हम नाइट्रिक एसिड और NaOH वगैरह को यूज़ करते हैं, केमिकल्स को, और उसके बेसिस पर फिर ओवरनाइट हम उसे रखते हैं सीड के साथ। जो बीज है उसको क्रश करते हैं, केमिकल्स के साथ पूरी रात उनको रखते हैं। अगले दिन उसे निथार के फ़िल्टर करके हम उसे अपने GC के अंदर एंटर कराते हैं। तो जब GC में एंटर होता है तो हमें डिफरेंट पीक्स आती हैं। उन पीक्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फैटी एसिड्स कितने अमाउंट में है। तो क्वालिटी जो तेल की है वो हमें उन पीक्स से पता चल जाती है। इसके अलावा मसाले के लिए उपयोग होने वाली सरसों को मसाले की फैक्ट्रियों में प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। सरसों हमारी त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसके नियमित उपयोग से चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां कम हो जाती हैं। सरसों के बीज में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसको लगाने से स्किन इन्फेक्शन तो दूर होती ही है, साथ ही ये स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी बेहद लाभदायक है। उसका तेल के रूप में खाने के लिए और शरीर की मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। सरसों की जो उसके चूर्ण है, उसका तेल चूर्ण बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल भी पेट के लिए किया जाता है। तो मेरा ये अपने मानना है कि सरसों का बहुत उपयोग है, विशेष करके घर में तेल के रूप में, घर के मसालों के रूप में, औषधि रूप में, और शरीर में जब जैसे सर्दियों में हम मालिश करते हैं, उत्तर भारत में विशेष करके सरसों के तेल की करते हैं। शरीर में खारिश वगैरह खुजली होती है तो सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको बच्चों की भी से मालिश करते हैं। तो सरसों का ये बहुत उपयोग है। इसका चूर्ण भी बनता है जो कि कुष्ठ रोग में हम उपयोग करते हैं, इसके सरसों के चूर्ण को। सौंदर्य निखार में ही नहीं बल्कि सरसों में कई औषधीय गुण भी है। कहा जाता है जो खाए सरसों वो जिए बरसों। कड़वे तेल के नाम से पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाला सरसों का तेल अपनी तासीर और गुणों के कारण कई तरह की औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल की मालिश करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। ये शरीर के किसी भी भाग में फंगस को बढ़ने से रोकता है और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। ये बालों की जड़ों को पोषण देकर रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे बालों का झड़ना बंद हो जाता है। इसमें ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए अच्छे होते हैं। सरसों का जो तेल है वो यकृत और प्लीहा, लिवर के लिए और स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा है कि कटु तेल जो है, जिसको सरसों का तेल बोला जाता है, खास करके जो कच्ची घानी का होता है जिसमें कोई केमिकल ना हो, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं वो लिवर के लिए, स्प्लीन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा अपना मानना है कि तकरीबन पूरे उत्तर भारत में सरसों का तेल खाया जाता है और
तेल खाना हो तो सरसों का या तेल का, घी खाना हो तो गाय का, जो थोड़ा घी भी खाना चाहिए। इस प्रकार सरसों का तेल को हम, इसके चूर्ण को मूत्रावरोध के में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके लेने से पेशाब भी खुल के आता है। तो इसलिए सरसों को हम औषधि के रूप में, घर के मसाले के रूप में, और सरसों को हम तेल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इसका सारे किसान लोग जो है इसको खूब उगाएं, ताकि घर घर में भारत में सब लोगों को शुद्ध जो है सरसों का तेल मिले। मसाला इंडिया में सरसों के सफर को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सरसों का व्यापक उपयोग भारतीय रसोई में देखने को मिलता है। सरसों का तेल हर घर में आसानी से मिल जाता है। आइए देखते हैं सरसों के इस्तेमाल से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन। सरसों बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये एक तो मच्छी के साथ अच्छा घुलता है, दूसरा ये मच्छी की हीक को भी मारता है, और मच्छी गर्म होती है तो बेसिकली हम गरम मसाला ही इसके साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि बॉडी को हमारी गर्म रखती है। तो इसमें जो हम डालते हैं उसमें हम येलो चिल्ली पाउडर डालते हैं, हैंग कर डालते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और आपका ब्लैक सॉल्ट डालते हैं। चलो अब हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये बनता है तंदूर में। इस व्यंजन का नाम है माही सरसों टिक्का। इसको बनाने में सबसे पहले मछली को सरसों के पेस्ट में मैरिनेट किया जाता है और फिर सरसों के तेल में पकाया जाता है। सही मायनों में सरसों हर व्यंजन के स्वाद और पौष्टिकता को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे पंजाबी व्यंजन सरसों का साग हो या फिर गुजराती ढोकला हो, बंगाली साउथ इंडियन डिशेस हो, सब में सबसे ज्यादा सरसों के बीज या सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। सरसों के बीज का उपयोग सब्जी में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। उबलते तेल में सरसों के बीज का तड़का मारने से सब्जी का स्वाद बढ़ता है। सरसों के बीज के साथ साथ सरसों के तेल का उपयोग वास्तव में खाने को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। आजकल तो मस्टर्ड सॉस का भी इस्तेमाल चिकन, मटन करीज बनाने में हो रहा है। तो देखा आपने सरसों किस तरह से हमारी जीवन शैली और स्वाद का अभिन्न अंग है। सरसों को आयुर्वेद में भी कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है।
तो आप भी सरसों को अपनी रसोई की शान बनाइए। आज के हमारे अंक में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक बिल्कुल नए मसाले के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।